सेकेंड डे का जो काम था, तुमने यहाँ पर इन सवालों को, ठीक है, ये वाली चीज़ कर दी है इस तरीके से कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से तुमने मुझे ये चीज़ भेजी थी, बट वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट तुम्हारा गलत भी है और बहुत सारे सवाल उसमें मिसिंग भी है, बराबर। तो वो वाली चीज़ कैसी करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाली एक बार फिर से तुम रीअटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जब तुम सवाल सॉल्व करते हो तो डायरेक्ट f(3) मत लिखा करो, उसको पहले लिखा करो रिमाइंडर इक्वल टू f(3) और उसके बाद फिर चीज़ें सॉल्व करना किया करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट में ऐसा लिखा करो कि एज रिमाइंडर इक्वल टू 0, उसके बाद फिर वाली चीज़ लिखना कि देयरफॉर x-3 इज़ अ फैक्टर, बराबर। तो इस हिसाब से टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 8 सवाल थे और इसमें से वैल्यू पुट करके तुम्हें डिसाइड करना था कि वो चीज़ उसका फैक्टर होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ तक तो कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको शो दैट करना है कि ये फैक्टर होना चाहिए। तो अभी तुम्हें इसमें जब ये तुम्हारे दोनों ज़ीरो आ गए तो तुम्हें यहाँ पे इसमें में अपना आंसर नहीं रोकना है। इसमें कैसा लिखना है कि x-1 एंड x-2, ठीक है, ये क्या है आर फैक्टर, वो भी जो भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है, लेट्स से p ऑफ x। फिर ये लिखना है कि अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक फैक्टर होगा, ठीक है। और इनका मल्टीप्लिकेशन बल्कि कुछ और नहीं, यही होता है x² - 3x + 2, ठीक है। तो इस तरीके से x² - 3x + 2 इज़ अ फैक्टर, ये चीज़ लिख दोगे। अच्छा, और ये वाली चीज़ तो सही है तुम्हारी, ये वाला काम फैक्टर्स को चेक करना कि वो उसके मतलब है कि नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में गड़बड़ी नहीं है। हाँ, बस यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखो, तुम ऐसा लिखा करो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज़ करके, ठीक है, ऐसा करके द वैल्यू ऑफ a इज़ -8 लास्ट लाइन हमेशा लिखनी चाहिए, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी सही है। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारी एक बहुत ही गंदी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है, उसको ठीक करो। वो एक्चुअल में तुमने जो फर्स्ट लाइन में थोड़ी खिचड़ी काटा पीटी कर दी ना, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। जब इसके जैसे ऊपर के 2 सवाल बन सकते हैं तो डेफिनेटली ये भी बन सकता है। तो इसमें बस वो कैलकुलेशन मिस्टेक अपनी ठीक कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इस चीज़ का मैं आंसर तुम्हारे साथ शेयर कर देती हूँ। इसका आंसर आता है -4, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में आ जाते हैं फिर अभी क्वेश्चन नंबर 13 में। ये वाली चीज़ देखो बहुत ही ख़ास है, ये वो स्टेप है जिसमें तुम्हें आगे जाकर और इवन 10th क्लास में भी इसको बहुत बार देखने को मिलेगा, इवन यूज़ करने को मिलेगा, जहाँ पे आप इस 27 को जैसा तुम डिनोमिनेटर में ले गए हो ना, डिनोमिनेटर में नहीं लेके जा सकते। ये चीज़ तभी डिनोमिनेटर में जाती है, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता। ये तो एक क्वाड्रेटिक है ना, इसकी डिग्री बराबर 2 है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक के पास तीनों टर्म्स होते हैं, क्वाड्रेटिक किसके जैसी दिखती है, ऐसी दिखती है ना क्वाड्रेटिक, ये ऐसी कुछ दिखती है जिसके पास सामने स्क्वायर वाला भी कोएफिशिएंट होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। बट इसमें देखो कांस्टेंट वाला जो पार्ट है इस क्वाड्रेटिक में मिसिंग है। तो ऐसी वाले नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से k को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। ये अपने दिमाग में अच्छे से रखना। तुम अगर k को कॉमन निकालोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 27k - 1 = 0, बराबर। फिर इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, k = 0, यानी कि ये बराबर 0, या फिर 27k - 1 = 0। तो यहाँ से आपको k की 2 वैल्यू मिल गई, एक मिल गई तुम्हारे पास k = 0 और दूसरी मिल गई k = 1/27। और ऐसा मैंने क्यों लिखा, इस चीज़ का रीज़न ये है कि मान लेते कल को मैं तुमसे कहूँगी कि p × q = 0, ये वाली चीज़ है, मतलब p और q इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है 0। तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वो 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि हो सकता है कि तुम्हारा p 0 रहा हो और q कोई एक नंबर, और एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि p कोई एक ऐसा मतलब कोई भी नंबर या कुछ भी रहा हो और वहाँ पे जो तुम्हारा q है वो q बराबर कितना रहा होगा, 0। तो ऐसे केस में p भी 0 हो सकता है, q भी 0 हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो पूरा प्रोडक्ट तो 0 ही आना है ना। तो इसीलिए ये तुम्हारा k भी 0 हो सकता है और ये तुम्हारा पूरा का पूरा ये टर्म भी 0 हो सकता है, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में एरर नहीं थी, बट यहाँ पे तुमने आखिरी स्टेप में एरर कर दी। देखो तुम साइन चेंज कर रहे हो, अच्छी बात है, बट साइन चेंज इधर भी तो करनी पड़ती है, इधर नहीं करते हो तुम साइन चेंज, सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट में करते हो, कांस्टेंट वाले पार्ट में भी करना है, ठीक है। तो वहाँ पे साइन चेंज किया करो
और साइन चेंज नहीं करने से तुम्हारी बी की वैल्यू +8 आई है, बल्कि बी की वैल्यू -8 आएगी। फिर क्योंकि तुम्हारी बी की वैल्यू अब गलत है तो ऑब्वियस है कि ए की वैल्यू भी गलत है, तो ठीक है, इसे करेक्शन कर लेना। और दूसरा, ये गंदगी नहीं करते कि कुछ गलत हो गया तो उसे पूरा काला 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 कर रहे हैं, वो वाली हरकत नहीं करना। अच्छा, अब इसमें मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी, तुमने यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट क्यों किया? अगर तुम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, तुम इन इक्वेशंस को सिंपली ऐड भी कर देते, तो तुम देखो +2b और -2b कट जाता, ये तो ऐड होकर भी आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारी इक्वेशन में गड़बड़ी है, यहाँ पे साइन में आपने गड़बड़ किया है, और उसके बाद यहाँ तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन एरर ही हुई है, तो ऑब्वियस है कि इस वाली चीज़ को ठीक कर लेना, फिर पूरा ही आंसर उसकी वजह से गलत है। इसका आंसर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कितना आएगा। जो तुम्हारा वहाँ पे अल्फ़ा दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी -1 और बीटा की वैल्यू आएगी 0। 16 वाले सवाल में भी वही गलती है जो 14th वाले में है, तुमने अगेन यहाँ पे साइन चेंज नहीं की, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज करो, फिर आंसर निकालो तो फिर सही आएगा। तो ऑब्वियस है कि p जो तुम्हारा -3 आ रहा है, ये p = 3 आएगा, और q की वैल्यू यहाँ से फिर कुछ और आएगी, और वो रहेगी -3, ठीक है। और 17th क्वेश्चन में भी वही गड़बड़ है, अगेन साइन चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है कांस्टेंट के तरफ, यहाँ पे चेक कर लेना, साइन चेंज कर लेना। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 2, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस ये वाली चीज़ तो तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है, इसे करेक्ट कर लोगे। और फिर आगे जाते हैं हम लोग यहाँ पे 18th वाले क्वेश्चन में। 18th वाला क्वेश्चन में तुम्हारे को इस स्टेप के बाद नहीं बन रहा है ना, तो देखो अब अभी तक तुम्हारे पास सवाल कैसे आए हैं कि सिंपली वो लोग कट जाते थे या कैंसिल आउट हो जाते थे, यहाँ पे देखो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो एक काम करेंगे, हम कैंसिल करने के लिए इस इक्वेशन को यहाँ पे डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही तुम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2a - 2b = -22। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया? ताकि जो नीचे इक्वेशन में 2b लिखा है ना, वो दोनों फिर सेम हो जाए। हम लोगों को क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम करने हैं। कई बार क्योंकि अभी 9th में हो तो कोएफिशिएंट सेम वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल सकती हैं, और कई बार अगर सेम नहीं मिल रही हैं तो तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा, उसको फिर सेम बनाना पड़ेगा किसी टर्म से मल्टीप्लाई करके। बट याद रखना, पूरी ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, मैं 4 से भी कर सकती थी। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती तो फिर मेरा a वाला पार्ट सेम हो जाता, ठीक है। अब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो जैसा आप प्रीवियसली करते आए हो, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करके। यहाँ पे भी अगेन तुमने वही मिस्टेक की है, यहाँ पे आपने अगेन साइन चेंज नहीं किया है। साइन चेंज कर लो इस कांस्टेंट वाले पार्ट का भी, तो आंसर आ जाएगा। ये वाला व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाले, ये तुम्हारे तीनों क्वेश्चन सही हैं। और इसके बाद ये वाला पार्ट भी सही है। 24th का फर्स्ट सही है, ये भी डन है। 25th में अगेन यहाँ पे साइन की एक बहुत ही गंदी सी एरर है, ठीक है, उसे ठीक कर लो। ये वाला पार्ट सही है। और फाइनली ये वाला होमवर्क जो तुमने भेजा था ये चेक हो चुका है, ठीक है।